हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो है ना लास्ट चैप्टर 5 नंबर चैप्टर जो है लोकतंत्र की चुनौतियाँ है ना। तो आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है इसमें लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या है ना। तो पढ़े थे कि देखिए लोकतंत्र में जैसे हमारे भारतीय लोकतंत्र को देखा जाए, ऐसे देखिए हर दुनिया के जहाँ मतलब दुनिया के हर देश में जहाँ जहाँ लोकतंत्र लागू है, लोकतंत्र उपस्थित है, ठीक है, वहाँ कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर है, ठीक है। जैसे आप मतलब बेल्जियम में देखे थे, नेपाल में देखे, पिछले वीडियो में पढ़ाए थे आपको, है ना। उसके बाद मतलब अधिकांश देशों में जहाँ भी लोकतंत्र है ना, वहाँ पे लोकतांत्रिक देशों में समस्या तो है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को उम्मीद और आशा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो देखिए जैसे बताया गया था आपको कि वर्तमान समय भारतीय लोकतंत्र की भी चुनौतियाँ उपलब्ध है। चूँकि देखिए भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है ना। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे जनता है ना अपने प्रतिनिधियों के माध्यम शासन करता है। लोकतंत्र में दो तरीके से शासन किया जाता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में जो जनता है ना, वो अप्रत्यक्ष तरीके से शासन करते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है कैसा लोकतंत्र है, वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है ना। कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र जो आपका है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करता है। फिर आपको बताया गया था कि लोकतंत्र जो है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ लोकतंत्र है मतलब कहने का मतलब है ना, वहाँ पे अधिकतर समस्याएं होती है। जैसे लोक भारत में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, यानी कि लोग यहाँ पे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। इसके बाद बताए थे आपके भारतीय लोकतंत्र कितने अंग हैं? 3 अंग है ना। यहाँ पे 3 अंग है भारतीय लोकतंत्र का, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। भारतीय लोकतंत्र के अंग, तो भारतीय लोकतंत्र के आपके अंग कितने हैं? 3। कितने अंग हैं, है ना? 3 अंग है। एक है कार्यपालिका, दूसरा क्या आपका है विधायिका, और तीसरा आपका है न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो आपको पिछले वीडियो में यहाँ तक बताया गया था है ना कि भारतीय लोकतंत्र का 3 अंग है। और देखिए ये तीनों अंग जो होता है एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति, विधायिका न्यायपालिका के प्रति, है ना। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि कोई चाह कर भी इसे मनमानी कर नहीं सकते हैं। और किसी भी देखिए मतलब किसी भी देश के लोकतंत्र में, दुनिया के चाहे कोई भी देश लोकतंत्र मतलब लोकतांत्रिक देश है, अगर वहाँ पे न्यायपालिका का भूमिका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर किसी देश का न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है ना, सत्य है ना, तो समझिए उस देश में लोकतंत्र का विकास बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा होगा ही होगा। बस क्या होना चाहिए, न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखना चाहिए। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र का विशेषता बताया गया है कि यहाँ पर है ना एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष का मतलब जानते हैं कि पूरी तरीके से एकदम बेबाक फैसला करती है ना, मतलब पूरे स्वतंत्र होकर किसी पे उस पर मतलब दबाव होता नहीं है। निष्पक्ष का मतलब बिना किसी के पक्ष लिए हुए, है ना, जिसके पक्ष में सत्य है उसी के पक्ष में रहेगी, है ना। गलत वाले को हमेशा सजा दिया जाता है, समझ गए। जैसे ठीक है, इसी कारण से हर देश के लोकतंत्र के विकास में न्यायपालिका की भूमिका बहुत ज़्यादा मान्य रहता है, ठीक है। जैसे अमेरिका का देखिए, ब्रिटेन का देखिए, अगर अमेरिका में ब्रिटेन में लोकतंत्र सफल है तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसका है, न्यायपालिका का है। देखिए भारतीय इसके अलावा है ना भारतीय लोकतंत्र में और भी समस्याएं हैं, मतलब दीर्घकालिक जो कभी मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं हैं। जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, है ना, सीमा सुरक्षा जैसे खतरों से बहुत सारा ज्वलंत मुद्दा है ना। राष्ट्र देश की एकता और अखंडता, ये सब मतलब कहने का मतलब है भारतीय लोकतंत्र में ये भी समस्या है। महंगाई, बेरोजगारी, है ना, देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना, है ना, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति, ये सब, ठीक है। यह खतरा केवल समझ जाइए, है ना, कहा जाता है कि सब जो खतरा है केवल आतंकवादियों से नहीं, है ना, ये आतंकवादी गतिविधियों से नहीं होता है, शरणार्थियों से नहीं होता है ना, बल्कि बढ़ते आर्थिक अपराध से भी है। आज हमारे देश में आर्थिक अपराध बढ़ते चल रहा है ना, मतलब आतंकवादी, शरणार्थी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा प्रभाव तो डालते ही डालते हैं, है ना, मतलब देश की सुरक्षा या मतलब बाधा उत्पन्न होता ही होता है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है आर्थिक अपराध,
है ना। अभी कुछ देर मतलब कहने का मतलब है कि आर्थिक अपराध का मतलब देखिए विदेशी, है ना, विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, है ना, विदेशी बैंकों में भारतीय द्वारा जमा की गई बड़ी बड़ी धनराशि, यानी कि यहाँ भारत का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है, उसको काला धन कह सकते हैं। ठीक है, न्यायिक मुद्दों पर भ्रष्टाचार, असमानता, असंतुलन, ये सब आर्थिक अपराध है। ठीक है, अभी आर्थिक अपराध आपको बताएंगे। देखिए एक और जो सबसे बड़ा समस्या है केंद्र और राज्य सरकार को लेकर के, है ना। जब भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है ना, तो जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जब टकराव हो जाएगा, दोनों में जब संघर्ष चलने लगा, प्रतिद्वंद्विता बढ़ जाएगा, तो शिक्षा हो गया, जातिगत भेदभाव हो गया, नारी शोषण, बाल मजदूरी, सामाजिक कुरीति, जितना भी मतलब ये सब है, ये सब बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जनता के लिए जो कल्याणकारी योजना लाया जाता है, अगर दोनों के बीच में टकराव है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने बाधा पहुंचती है। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई ऐसा होता है तो मतलब दोनों के बीच में न्यायपालिका जो है तालमेल बैठाने का प्रयास करता है, समझौता कराता है ना, सामंजस्य बैठाता है ना। इसलिए मतलब क्या है, सब न्यायपालिका बहुत ज़्यादा भूमिका है यहाँ पे। एक देखिए हमारे यहाँ बढ़ती जनसंख्या भी मतलब समझिए समस्या है ना, और सरकार बढ़ती जनसंख्या का समाधान भी कर रही है, समाधान खोजने की आवश्यकता भी और चल भी रहा है ना। लोगों को जागरूक किया जा रहा है ना, लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, तभी तो जाकर जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण हो गया, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, है ना, आतंकवाद, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरे, मतलब सुरक्षा का खतरा। ठीक है, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, बहुत सारा ऐसा है, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, सब जो है लोकतंत्र का समस्या ही समस्या है। ठीक है, एक जो आपका है लोकतंत्र में सबसे बड़ा चुनौती एक और है ना, लोकतंत्र का एक और जो आपका सबसे बड़ा चुनौती है, मतलब चुनाव में होने वाले अंधाधुन खर्च, चाहे किसी भी राज्यसभा का राज्यों में चुनाव हो, राज्य की विधानसभाओं का चुनाव हो, या देश में लोकसभा का चुनाव हो, ये सब चुनाव में है ना खर्च बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे चुनावी खर्च हो गया, उम्मीदवारों का टिकट वितरण हो गया, ठीक है, वंश, जाति, क्षेत्र, है ना, क्षेत्र के आधार पर गठबंधन, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतंत्र के लिए भी चुनौती है ना। जैसे कहने का मतलब है, देखिए जब जानते हैं कि जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता किसी पार्टी को किसी भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, तो करते क्या है, तो क्षेत्रीय पार्टी को आपस में मिला लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, उनका वोट भी उनके साथ मिला लिया जाता है और सरकार का निर्माण करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, देखिए अगर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, जैसे भी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है इस साल, ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तब तो समझिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार एक पार्टी का रहेगा, है ना, शासन पर पकड़ उनका मजबूत रहेगा, वो जो चाहे कर सकते हैं, है ना, सुधार करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा, है ना, राजद है, जदयू है, भाजपा है एनडीए गठबंधन के साथ, है ना, राजद अलग हैं, जदयू एनडीए गठबंधन में है, बीजेपी है, तो अगर मान लीजिए गठबंधन में सरकार बनाते हैं लोग, तो गठबंधन में सबसे बड़ा कमी क्या हो जाता है कि सरकार का प्रशासन पर पकड़ ढीला हो जाता है। मतलब अब देखिए, अब जैसे होता क्या है कि मतलब कोई भी फैसला लेंगे सरकार, है ना, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री हैं, तो उनको गठबंधन वाले दल के साथ भी वाद विवाद करना होगा, विचार करना ही होगा, उनकी बातों को भी ध्यान में रखना होगा, नहीं तो सत्ता खोने का डर रहेगा, है ना, गठबंधन टूट जाने का डर रहता है। जैसे अभी देखिए बिहार में इस अभी जो वर्तमान समय स्थिति चल रहा है, कई बार देखिए एनडीए गठबंधन हुआ, महागठबंधन हुआ, फिर एनडीए गठबंधन चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो मतलब ये स्थिति क्यों आता है, क्योंकि किसी के पास स्पष्ट बहुमत है ही नहीं। जब स्पष्ट बहुमत रहेगा तो एक अच्छे सरकार का स्थापना होता है ना, सरकार का प्रशासन पकड़ मजबूत होता है। लेकिन गठबंधन में, है ना, मतलब दोनों दलों का, जितने भी दल मिले हुए लोग, सबके विचारों को ध्यान में रख के फैसला सरकार लेती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि गठबंधन के सरकारों में, है ना, सरकार का प्रशासन पर पकड़ ढीला हो जाता है, समझ गए। दूसरा कि कहा जाता है कि मतलब देखिए नई लोकसभा में आज से जो है करोड़पतियों की संख्या बढ़ते जा रहा है, जितना भी सांसद हैं लगभग करोड़पति में हैं सब लोग, है ना। ये भी एक समस्या है लोकतंत्र का, ठीक है। कुछ लोग आपराधिक छवि के भी हैं, कुछ जो सांसद होते हैं आपराधिक छवि के हैं, तो कुछ मतलब उसमें ज़्यादा करोड़पति हैं, ठीक है। तो ये सब जो है लगभग आर्थिक अपराध को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिएगा इस टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड और भी चुनौती है। जैसे देखिए, जैसे आपको गठबंधन चुनौती हुआ, है ना, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में उत्पन्न विवाद भी चुनौती है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जब अभी समझाएं आपको कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है, टकराव चल रहा है, तो जनता के लिए जो कल्याणकारी योजना चल रहा है, निकाला जा रहा है, उसको पहुँचने में बाधा उत्पन्न हो जाएगा,
है ना, गठबंधन में बता दिए। अगर गठबंधन का सरकार है ना, तो क्या है, प्रशासन पर सरकार का पकड़ ढीला हो जाता है, क्योंकि गठबंधन वाले सभी दलों का मतलब सभी दलों के विचारों को, बातों को ध्यान में रखकर ही सरकार कोई फैसला लेती है। ठीक है, तो मतलब इस बार चांस है, मतलब बिहार में अगर मान के चलिए किसी एक दल का शासन अगर स्पष्ट बहुमत मिल गया, तब तो समझिए बहुत बढ़िया है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक दल का सरकार रहेगा, है ना, सरकार एकदम फिक्स रहेगा कि 5 साल तक चलेगा। लेकिन गठबंधन वालों को पता ही नहीं चलता है ना, कब किसके साथ चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है। जैसे बिहार में आपके एग्जाम्पल है ना, अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, है ना, श्री नीतीश कुमार, मतलब उनका कोई ठीक नहीं, बेचारे कब इधर किधर मुड़ जाते हैं। तो लगभग इस चीज़ को ये भी चुनौती है लोकतंत्र का, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसे होता क्या है, जनता के साथ विश्वासघात हो जाता है ना। बहुमत तो है उनके साथ, लेकिन कहने का मतलब कब किसके साथ मुड़े कोई ठीक नहीं है। अभी बिहार में 3 बार सरकार बदला, है ना, पहले एनडीए गठबंधन के साथ थे, फिर महागठबंधन में आए, फिर एनडीए गठबंधन में चले गए। तो ये 5 साल में 3 बार सरकार, है ना, मतलब दल बदलने का स्वरूप देखे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए अगर गठबंधन की सरकार ना आए तो इसलिए स्पष्ट बहुमत किसी को मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो लोकतंत्र का ये सब चुनौती है। अब देखिए जो सबसे बड़ा चुनौती क्या है, आर्थिक अपराध तो पढ़े आप लोग, है ना, कि आर्थिक अपराध में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, विदेशी मुद्रा का आवागमन है ना, भारतीय रुपयों का विदेशी बैंकों में अवैध रूप से जो जमा किया जा रहा है, काला धन, है ना। तब आपको पढ़ना है काला धन के बारे में। लोकतंत्र का जो सबसे प्रमुख चुनौती है काला धन है, काला धन। ठीक है, तो इसमें देखिए काला धन होता क्या है। काला धन का मतलब है कि वैसा धन जो गैर वैधानिक तरीके से, यानी गैर कानूनी तरीके से अर्जित किया जाता है। जिस धन पे आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो सब काला धन है। ठीक है, जिसका रिकॉर्ड में मतलब कोई उल्लेख नहीं है, आप गुप्त रखे हुए हैं सब लोग, है ना। तो काला धन का मतलब है वैसा धन जो गैर कानूनी तरीके से अर्जित किया गया है, जिसका रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम, काला धन कहेंगे। तो काला धन के अंतर्गत सिर्फ रुपया पैसा नहीं है ना, कि रुपया बहुत ज़्यादा रखे हो तो काला धन है, ऐसा नहीं है ना, बल्कि लेखा पुस्तकों में घोषित राशि से अधिक, है ना। जैसे मान लीजिए आपके लिखित, है ना, रसीदों में से मतलब उससे ज़्यादा का सोना है आपके पास, चांदी है ना, उससे ज़्यादा का आप घर बनाए हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, तो सब काला धन में ही आएगा, है ना। जो अवैध तरीके, अवैध पैसे से आप जितना भी प्रॉपर्टी बनाए हैं, सारा का सारा काला धन कहलाएगा। ठीक है, चूँकि मतलब देखिए, तो काला धन समझ गए, है ना, कि वैसा धन जो गैर कानूनी तरीके से कमाया जाता है, अर्जित किया जाता है, जिसका रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिसे गुप्त रखा गया है, वो सब काला धन है ना। तो काला धन आपका 2 तरह का होता है। एक आपका जो होता है ना, मतलब एक होता है आपका अवैधानिक तरीके से कमाया गया, अवैधानिक तरीके से कमाया गया धन, अवैधानिक तरीके से कमाया गया धन, जैसे कि, है ना, किसी से रिश्वत लेना, काला बाजारी करना। जैसे इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका, रिश्वत आ जाएगा, काला बाजारी आ जाएगा, ठीक है, या कह सकते हैं तस्करी, जुआ, कमीशन, तस्करी हो जाएगा आपका, जुआ, कमीशन, ये सब, है ना, मतलब अवैधानिक रूप से है। एक और होता है आपका वैधानिक तरीके से भी कमाए हैं, लेकिन, है ना, वैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से कमाया गया धन, कमाया गया धन। इसमें कहने का मतलब वैधानिक तरीके से, जैसे कि, है ना, मतलब कहने का मतलब पैसा तो सही तरीके से कमाए हैं, काम सही किए हैं, लेकिन आप उस पर टैक्स नहीं दिए हैं, सरकार को कर नहीं दिए हैं। जैसे व्यापार, है ना, जैसे व्यापारी लोग अधिकतर काम करते हैं ना, कि मतलब धन तो कमा रहे हैं, जान रहे हैं सरकार की व्यापार करते हैं लोग, है ना, लेकिन सरकार को उस पर टैक्स नहीं दे पाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, है ना, सरकार से छुपा के जो काम कर रहे हैं आप, है ना, देना कितना है दे रहे हैं, उससे कम ये दे ही नहीं रहे हैं। या डॉक्टर हो गए, इसमें डॉक्टर भी आएंगे, है ना, या कलाकार हो गए, फिल्म कलाकार। तो ये सब जो हैं आपके, मतलब ये दोनों तरह से कमाया गया धन काला धन है। जैसे आप किसी से रिश्वत लिए, है ना, काला बाजारी, तस्करी, जुआ, कमीशन, ये सब ज़्यादातर अधिकारी लोग। इसमें, है ना, आपका होटल, व्यापार, व्यवसाय जो सही तरीके से कमाए हैं लेकिन सरकार को टैक्स नहीं दिया है, उसे क्या कहते हैं, वो भी काला धन में आएगा। तो काला धन समझ गए कि वैसा धन जो गैर वैधानिक तरीके से कमाया गया है, जिसका उल्लेख आपके रिकॉर्ड में नहीं है ना, उसे कहेंगे काला धन। ये 2 तरह का होता है। एक होता है अवैधानिक तरीके से, यानी गलत तरीके से कमाए हैं, रिश्वत, काला बाजारी करना, दाम ऊँच नीच करके बेच देना, जुआ, कमीशन।
वैधानिक तरीके से, यानी कि व्यापार, होटल, व्यवसाय सब सही है, लेकिन आप इस पर टैक्स नहीं दिए हैं, तो ये भी काला धन में आएगा। समझ गए? अब देखिएगा दूसरा आपका है कर, कि कर क्या होता है, यानी टैक्स, है ना। तो देखिए जैसे प्राचीन समय में राजा लगान लेते थे, है ना, मतलब अनाज के रूप में लगान लेते थे, लेकिन अभी के समय सरकार टैक्स लेती है, उसी को टैक्स कहते हैं अब। क्योंकि देखिए सरकार की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, है ना, मैंने सरकार को लोगों, मतलब सरकार को जो होता है लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। जैसे अब रोड बनाना है, सब आवश्यकता ही आवश्यकता है, ये सब पैसा आएगा कहाँ से, है ना। विभिन्न तरह की ज़रूरतों को पूरा करना है सरकार को, है ना, सरकार को लोगों की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। तो इन सब के लिए धन जो होता है, धन एकत्रित करती है सरकार, है ना। धन कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। कहाँ से आता है? टैक्स से। और सरकार इसे कहाँ से लाता है? वो लोगों से ही वसूलता है। तरह तरह के सामानों पर टैक्स लगा देना, है ना, किसी का दाम बढ़ा देना, ठीक है, जिससे सरकार का राजस्व भरा हुआ रहे। ठीक है, सरकार अपने मतलब अपने कामों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, है ना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ धन एकत्रित करती है, लोगों से ही वसूलती है, उसे कहेंगे हम टैक्स, या कहेंगे टैक्स। इससे होता क्या है, सरकार का खजाना राजस्व एकदम फुल होता है, एकदम वृद्धि होते रहता है उसमें। तो कर भी आपके दो तरह के हैं। कर कितने तरीके के? दो तरीके के। एक है प्रत्यक्ष कर, क्या है आपका? प्रत्यक्ष कर, और दूसरा आपका है है ना, अप्रत्यक्ष कर। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का मतलब इससे देखिए आय कर, मैंने अपने इनकम पे कर दे रहे हैं, व्यय कर, है ना, आय कर हो गया, व्यय कर हो गया, संपत्ति कर हो गया। इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका? आय कर, व्यय कर, संपत्ति कर दे रहे हैं अगर आप, तो सब जो आपका है प्रत्यक्ष, यानी कि आप एकदम प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अप्रत्यक्ष कर का बात करते हैं तो बिक्री कर, कौन सा कर? बिक्री कर, या उत्पाद कर, क्या होता है? उत्पाद कर, ठीक है, या सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, ये सब जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। जैसे कोई सामान खरीदे उस पर टैक्स दे रहे हैं, है ना, बिक्री कर दे रहे हैं, सीमा कर दे रहे हैं, तो ये सब सरकार के पास ही जाता है। समझ गए? तो काला धन समझ रहे हैं, है ना। कर समझ गए? कर क्या होता है? सरकार लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना, कुछ धन एकत्रित करती है, मतलब सरकार को धन की आवश्यकता होता है जो लोगों से ही वसूला जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कर कहेंगे। कर भी दो तरह का, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आय कर, व्यय कर, संपत्ति कर आपका प्रत्यक्ष में आएगा, अप्रत्यक्ष में बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, है ना। हम लोग इसको अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। जो साधारण जनता होता है अप्रत्यक्ष कर देता है, लेकिन जिनके पास आवश्यकता से अधिक प्रॉपर्टी है ना, जिनका कमाई बहुत ज़्यादा, तो आय कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, संपत्ति कर देते हैं। समझ रहे हैं? देखिए एक होता है आपका कैश मेमो, कैश मेमो, देखिए कैश मेमो का मतलब होता है, इसको देखिए, इसको कहते हैं मूल्य रसीद, इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीदने गए कहीं पे, तो आप उससे एकदम पक्का बिल लीजिए, है ना, उससे आप मतलब रसीद लेना मतलब रसीद लीजिए ही लीजिए, छोड़िए मत। जैसे जब भी कोई व्यक्ति, देखिए जब भी कोई व्यक्ति किसी तरह का सेवा प्राप्त करता है, वस्तु प्राप्त करता है, और उसके बदले में जो है ना कुछ रुपया या पैसा चुकाता है, ठीक है, जिसके बाद दुकानदार या सेवा देने वाला व्यक्ति रसीद देता है, तो उस रसीद को ही कहेंगे हम कैश मेमो। जैसे आप कहीं गए, कोई वस्तु खरीदे, या कहीं पढ़ रहे हैं, या कहीं पे, है ना, कोई सेवा व दे रहे हैं आप, तो जो आपको पे किया जा रहा है, या जो आप पे कर रहे हैं किसी को सेवा के बदले या वस्तु के बदले, तो उसके बदले में जो आपको रसीद मिल रहा है, रिसिप्ट, सामान खरीदने में पुर्जा जिसको कहते हैं, है ना, वही आपका कैश मेमो है। तो अगर ये मिल रहा है तो समझिए सही है ना। तो लोकतंत्र का ये सब भी समस्या है, काला धन, कर, कैश मेमो। अगर कैश मेमो नहीं दिया जाएगा तो समझिए वो भी एक समझिए चुनौती है लोकतंत्र का, क्योंकि सही तरीके से आय और व्यय का मतलब आता पता ही नहीं चल पाएगा, है ना। कर का मतलब समझ रहे, अगर जनता सही से कर दे तो सरकार का राजस्व भरा हुआ रहेगा, ठीक है। और क्या होता है मतलब कि इसमें सरकार लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में ज़्यादा काम करेगा। फिर आपका है काला धन। तो काला धन का मतलब समझ गए कि जो आप गैर कानूनी तरीके से कमाए हैं, जिसका रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध नहीं है ना, कोई आपके पास उसका दस्तावेज नहीं है पूंजी का, तो काला धन में आएगा। तो काला धन खाली रुपया धन नहीं है, समझिए। तो आप काला धन से जितना भी प्रॉपर्टी बनाए हैं, सोना चांदी, घर, बाइक, ये सब जो भी लिए सब काला धन में आ जाएगा। समझ गए? तो ये लोकतंत्र का प्रमुख चुनौती है। समझ गए? तो आज आपका इतना ही तक रहेगा। आप इसको नोट्स बनाइए, है ना, और याद कीजिए, और आपको अगले दिन इससे आगे आपको बताया जाएगा।